गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 202 है। ये टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और उसमें भी हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 202 या फिर नया जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फुल टेस्ट इस सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर एज पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप। नामकरण के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल। तो सर जॉन हर्बर्ट मार्शल 1902 से 1928 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की निगरानी की और उन्हें इस सभ्यता का नाम देने का श्रेय भी दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए पशुपति मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चित्रित नहीं है? हाथी, बाघ, सिंह, गेंडा। बताइए। देखिए नीचे दो हिरण है, हाथी है, बाघ है, ठीक है, गेंडा भी है लेकिन सिंह नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? सी। पशुपति मोहर की बात करें तो यह मोहर जो है एक योगी की बैठी हुई आकृति संभवतः पशुपति शिव को दर्शाती है। यह आकृति चार पशुओं गेंडा, भैंसा, हाथी और बाघ से घिरी हुई है। तो विकल्प सी नहीं है, यानी सिंह नहीं है। और सिंहासन के नीचे दो हिरण दिखाए गए हैं और पशुपति का अर्थ पशुओं का स्वामी होता है। यह मोहर हड़प्पा युग के धर्म पर प्रकाश डाल सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर अजय निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? एक सफेद पैगोडा भी है। ब्लैक पैगोडा तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और सफेद पैगोडा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर को जो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जबकि जगन्नाथ मंदिर जो पुरी है उसको सफेद पैगोडा के नाम से जाना जाता है। दोनों को याद रखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार पूछ रहा है सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए जैन धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म के अनुसार संसार वास्तविक है, किंतु इसकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है, बल्कि इसकी रचना सार्वभौमिक सत्य से हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, एलिफेंटा, एलोरा या भाजा। एलिफेंटा की जो गुफा है वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो एलिफेंटा मुंबई शहर से 10 किलोमीटर पूर्व एक द्वीप पर स्थित है। यह राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया था और एलिफेंटा गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। घड़ी और ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? बताइए। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। घड़ी और ग्रहकर ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में लगान या खराज या कर पैदावार का 1/2 भाग कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 करों में घरी कर जो कि घरों एवं झोंपड़ियों पर लगाया जाता था, और दूसरा चराई कर था जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। नंबर 7 पर आ जाइए। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जिले इलाही का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? औरंगजेब, इल्तुतमिश, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। जिले इलाही, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन। देखिए बलबन ने राजत्व की प्रतिष्ठा को उचित सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। बलबन के अनुसार जो राजा है जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है
और राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, यानी नियामत एक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मलिक काफूर के दक्षिण भारत के आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उसने तेलंगाना क्षेत्रफल पर आक्रमण किया। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र यानी कर्नाटक पर आक्रमण किया। मदुरई तमिलनाडु पर आक्रमण किया मलिक काफूर ने, और मलिक काफूर ने मालवा क्षेत्र पर आक्रमण किया। देखिए, गुजरात वो केरल तक नहीं पहुंच पाया था, तो तेलंगाना क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया, कर्नाटक में उसने आक्रमण किया, तमिलनाडु में उसने आक्रमण किया, लेकिन मालाबार क्षेत्र पर आक्रमण उसने नहीं किया। तो डी है इसका आंसर। 1309 से लेकर 1311 के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए, परंतु मालाबार क्षेत्र पर मलिक काफूर का आक्रमण संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो डी है इसका आंसर, तेलंगाना पर, तमिलनाडु पर और कर्नाटक पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पल्लव वंश के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे पल्लव, और कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों द्वारा निर्मित है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों द्वारा बनवाया गया, और कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांची में है, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, यह है पल्लव नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसने बनवाया। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? कौशाम्बी, सारनाथ, देवी पाटन, कुशीनगर। बहुत बार यूपी के एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थान यह है कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर ए। तो कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अटाला मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अटाला मस्जिद आजमगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण इब्राहिम शर्की ने करवाया था। उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश में है बिल्कुल, लेकिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है, ये आजमगढ़ में नहीं है। इब्राहिम शर्की ने निर्माण इसका करवाया। तो दूसरा वाला केवल करेक्ट है, करेक्ट ही अपने को पूछना, तो केवल 2। देखिए, जौनपुर के शर्की शासकों के संरक्षण में स्थापत्य की शर्की शैली का विकास हुआ। इसमें अटाला मस्जिद, झंझरी और लाल दरवाजा मुख्य है। इब्राहिम शर्की के द्वारा 1408 में अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में कराया गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सातवाहन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। इनका विस्तार महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। शक सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। गौतमीपुत्र शतकर्णी सातवाहन का महान शासक था। ये अलग से प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी। सातवाहन का सबसे महान शासक कौन? गौतमीपुत्र शतकर्णी। शक सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे सातवाहनों के, महाराष्ट्र से लेकर विस्तार आंध्र प्रदेश तक। सारे के सारे ही सत्य हैं, ये सी है इसका आंसर। तो सातवाहन साम्राज्य वर्तमान के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्रों में फैला था, और इन्हीं क्षेत्रों में इनके अधिकतर सिक्के तथा अभिलेख मिलते हैं। सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शक थे, और गौतमीपुत्र शतकर्णी सातवाहन का महान शासक था। दसवंत वशावन और ख्वाजा अब्दुल समद निम्नलिखित में से कौन से मुगल काल के चित्रकार हैं? तीनों ही हैं ये, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग ही खोल दिया। आईन ए अकबरी में दशवंत वशावन, महेश बाल मुकुंद, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद आदि मुख्य चित्रकार हैं। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है आंसर। आगरा की प्रसिद्ध है मोती मस्जिद, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? आगरा की प्रसिद्ध मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो आगरे के किले में बनी संगमरमर की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री एवं शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है या सुमेलित नहीं है?
यह है विदेशी यात्री, यह है शासनकाल। तो अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया, बारबोसा अच्युत राय के शासनकाल में, डोमिंगो पायस कृष्ण देव राय के शासनकाल में। कोई एक मिसमैच है इसमें। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया, ये प्रथम द्वितीय ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया, अब्दुल रजाक याद रखिएगा। और डोमिंगो पायस और बारबोसा दोनों एक ही के शासनकाल में है, वो है कृष्णदेव राय। ठीक है, तो ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है। बारबोसा भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में, डोमिंगो पायस भी। तो सी वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो बारबोसा पुर्तगाल का निवासी था और कृष्णदेव राय के काल में भारत आया, से सारे के सारे सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप के आगे तक करना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति पर निर्धारित करना, या मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, या खैबर दर्रे के आसपास रहने वाले विद्रोही कबीलों पर नियंत्रण रखना। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था खैबर दर्रे के आसपास रहने वाले विदेशी कबीलों पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, शाहजहां ने काबुल के सीमावर्ती क्षेत्रों बल्ख एवं बदख्शा में मित्र शासकों को बैठाया और इसका उद्देश्य क्या था? खैबर दर्रे के आसपास रहने वाले विदेशी कबीलों पर नियंत्रण रखना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी तरह से रिपीट होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। भक्त तुकाराम निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर के, अकबर के, जहांगीर के या औरंगजेब के? ये थे जहांगीर के समकालीन। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तुकाराम का काल जो है वो 1608 से 1649 के मध्य माना जाता है। मराठा भक्त संतों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था और यह समय था जहांगीर का शासनकाल, यानी मुगल की चौथी पीढ़ी। बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ठीक है, चौथी पीढ़ी। शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य कला का उदाहरण है? फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य कला का उदाहरण है मरियम का महल, बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती का मकबरा। तो 1 2 3 सारे के सारे डी। तो विकल्प में दिए गए सभी जो हैं फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1569 में करवाया और मुगल बादशाह अकबर ने 1571 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। इसे लाल पत्थरों का इस्तेमाल करके बनवाया गया। कहा जाता है कि बादशाह को बेटे की ख्वाहिश थी, इसलिए वह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लेने सीकरी गए थे और 3 पुत्र उनको हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं बेलन घाटी से, चंदौली से, सोनभद्र से या सभी से? उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं बेलन घाटी से, चंदौली से, सोनभद्र से, सभी से। डी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन साक्ष्य बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पुरा स्थलों से मिलता है। इसके अलावा चंदौली के चकिया से मिलता है, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से भी पुरापाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक था। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने ये अपनाई थी। नौरोज त्योहार भी चलाया इसने। देखिए, बलबन जो है वो गुलाम वंश से संबंधित था। उसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और बलबन ने अपने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने नवरोज उत्सव को भी प्रारंभ करवाया। तो 3 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है जो बलबन से बनते आए हैं
कि सिजदा एवं पैवोस प्रथा की शुरुआत किसने की? बलबन ने की। नवरोज उत्सव या त्योहार का प्रारंभ किसने करवाया? बलबन ने करवाया। और लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था? तो बलबन था। ठीक है, स्टेटमेंट बनाकर तीनों एक ही में डाल देगा या तीनों अलग अलग, तो प्रश्न पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई कई बार। तो ये हिस्ट्री थी, हिस्ट्री में भी प्राचीन कालीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री थी ये। ठीक है, एंशियंट और मध्यकालीन कुछ मिक्सअप है, तो इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो 1 से 2 बार। ठीक है, बाकी फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, जिसमें मिलेंगे आपको 140 क्वेश्चन जो आरओ में आते हैं फुल। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।